एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था कि हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने बोला था कि आपको नागरिक शास्त्र के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे ही प्रश्न आपको एक वीडियो में ही चाहिए और उनको आपको तैयार करना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपको मिलेंगे नागरिक शास्त्र के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। न्यू पैटर्न से यहाँ पर देखिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही रखे गए हैं पूरी बुक से। ओके, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और इन सारे प्रश्नों को आपको लिख लेना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, एंड अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर गाइस आपको साथ ही साथ नहीं लिखना है तो बाद में पूरा आपको दिखा दिया जाएगा, आप सही से स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको दिखा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है देख लीजिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप ये तैयार कर लोगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, यानी शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सही ढंग से इसको तैयार कर लीजिए। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न है कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, इसको आप तैयार करेंगे। क्लियर, लिख लीजिए। अगर नहीं लिखना है तो बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, तो शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है ये प्रश्न तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि नाटो की स्थापना कब हुई। ओके, नाटो की स्थापना कब हुई इसको भी तैयार कर लीजिए। देखिए जितने भी प्रश्न हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न क्या था, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, एंड सेकंड क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई, इसको तैयार करना है। इसी के साथ आप देख सकते हो तीसरा प्रश्न कौन सा आप तैयार कर लोगे कि गुट निरपेक्षता का क्या आशय है। आप पेपर उठाकर देखना, ये कई बार पूछा गया है। गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, या फिर गुट निरपेक्षता का क्या आशय है। तो कई बार प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता आखिर है क्या, पूरा आप इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए। अब इसके बाद जो आपका चौथा प्रश्न है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका चौथा प्रश्न है तो वो क्या है, पढ़ लीजिए। तो चौथा प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि LTVT और CTV के पूर्ण रूप लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न आप तैयार करोगे। LTVT और CTV के पूर्ण रूप लिखिए, इसको तैयार करना है। इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो पांचवा प्रश्न है, तो पांचवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था। तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा, जो आपका शीत युद्ध है पूरा ही आप तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है ये यहाँ पर पूछा गया। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था, तो इसको पूरा तैयार कर लेंगे। और गुट निरपेक्षता क्या है इसको भी आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप ये तैयार करोगे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत जो संघ है उसका विघटन कब हुआ ये आप तैयार करोगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है दिया गया है कि शॉक थेरेपी की
सर्वोपरि मान्यता क्या थी। ठीक है, और छठा प्रश्न क्या था, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए कि शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी, इसको तैयार करना है। ठीक है, अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता है। ठीक है, तो आसियान का पूरा नाम क्या है। अगर देखिएगा इस, अगर ये आपका जैसे अतिलक उत्तरीय प्रश्न में नहीं पूछा गया, ठीक है, तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे उसमें पूछ लिया जाएगा। ओके, तो सही ढंग से इसको तैयार कर लेंगे कि आसियान का जो पूरा नाम है वो क्या है, गुटनिरपेक्षता क्या है, नाटो की स्थापना कब हुई, शीत युद्ध क्या है, ये प्रश्न। ठीक है, सारे ही तैयार करते चलना है आपको। क्लियर। अब इसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न क्या है उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या तैयार करोगे। अब यहाँ पर देखिए, अभी जैसे कि आपको बताया कि आसियान का पूरा नाम क्या है, अब यही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इस तरह से पूछा गया है। मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड ये भी है कि आसियान के सदस्यों के नाम बताइए, यानी आसियान है क्या, इसके सदस्य क्या है, यानी पूरा आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से गुटनिरपेक्षता क्या है उसको भी पूरा तैयार कर लीजिए। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही ढंग से इसको आप तैयार कर लेंगे। ओके, तो आठवां प्रश्न क्या था कि आसियान का पूरा नाम क्या है। इसके बाद नवां प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि आसियान के सदस्यों के नाम बताइए। ओके, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो 10वां क्वेश्चन है क्या दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी, वो आपको बतानी है। तो सार्क संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी उसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया। ठीक है, तो 10 प्रश्न ये है। अगर अभी से आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ पर इतना आप ले सकते हो, नहीं तो बाद में आपको पूरा दिखा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है कि दक्षिण एशिया के किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। ठीक है, दक्षिण एशिया के किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए, वो आपको बताने हैं, तैयार कर लीजिए। क्लियर। 10वां क्वेश्चन हमारा ये था। एंड 11वां क्या है कि दक्षिण एशिया के किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए, तो इसको हम तैयार करेंगे। ओके, अब इसी के साथ जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है उसको समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो 12वां प्रश्न आप तैयार करोगे कि नेपाल गणतंत्र कब बना। नेपाल गणतंत्र देश कब बना वो आपको बताना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कर लेना तैयार। ओके, इसके बाद देखिए अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है वो क्या है। तो आप देख चुके हो क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ पर ये तैयार करना है कि भारत पाकिस्तान के विवाद के 2 कारण बताइए। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, और कई बार पूछा भी गया है। तो भारत पाकिस्तान के विवाद के जो कारण है वो आप याद कर लीजिए। नहीं, आपको 2 ही करने, आप ज़्यादा याद कर लीजिए। अगर आपका ये क्वेश्चन जैसे मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता, थोड़ा और प्रश्न इसमें बढ़ा दिया जाएगा तो उसमें भी आप सही ढंग से लिख पाओ। ओके, इस तरह से अपनी तैयारी कीजिए। तो भारत पाकिस्तान के विवाद के 2 कारण बताइए, इसको तैयार करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है। तो 14 नंबर पर आपका प्रश्न यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब हुई वो आपको बताना है। इसी तरह देखिए गए जैसे आपका नागरिक शास्त्र के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सारे ही प्रश्न आपको इस चैनल पर बताए जाएंगे। तो गाइस अगर अभी तक आपने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर सच में 90+ स्कोर करना है आपको तो प्लीज़ आज से ही आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सारे ही प्रश्न, सारा कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। मॉडल पेपर हैं, उनके फुल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। तो गाइस, जैसे आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी मॉडल पेपर है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देखिए, अगर आप एक कमेंट कर दो तो उसका भी रिप्लाई आपको मिलता है, ठीक है। अगर आपकी डिमांड है कि आपको किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो आपको दिए जाएंगे, वीडियो आपके लिए बनेगा, ओके। तो कहीं पर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, यहाँ पर आ जाइए। तो प्रश्न नंबर 14 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है। ये आप तैयार करोगे। अब देखिए, इसी के साथ अगला प्रश्न क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। जो अगला प्रश्न है तो वो हमें यहाँ पर दिया गया कि पृथ्वी सम्मेलन क्या है, ओके। पृथ्वी सम्मेलन क्या है, इसको तैयार करेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिया गया है। 16वां क्वेश्चन है कि सांची संपदा क्या है, ठीक है। सांची संपदा क्या है, इसको तैयार कर लोगे। 16वां क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है वो क्या दिया गया है, पढ़ लीजिए। तो प्रश्न हमें यहाँ पर मिला है कि वैश्विक पर्यावरण की समस्या के 2 कारण बताइए, ओके। वैश्विक पर्यावरण की समस्या के 2 कारण बताइए, इसको तैयार करोगे, ओके। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपको क्या तैयार कर लेना है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार करोगी, ठीक है। साथ ही साथ लिखते चलिए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका अगला प्रश्न है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो देखिए, अगला प्रश्न आप यहाँ पर तैयार करोगे। 1 मिनट यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको तैयार करना है कि किस राजनेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर उठाकर देखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि किस राजनेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इसको आप तैयार करोगे। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि वामपंथ क्या है। वामपंथ क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लीजिए। तो किस राजनेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है ये तैयार करोगे। वामपंथ क्या है, इसको आप तैयार करोगे। इसी के साथ अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो कि पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, ओके। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है उसको भी पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो कि पंचशील की स्थापना कब की गई। बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है, नहीं तो अतुलक उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन रख दिया जाता है, ठीक है। तो पंचशील की स्थापना कब की गई थी, इसको तैयार करोगे, क्लियर। अब देखिए, अब इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपका दिया गया है। आप देख सकते हो कि शेख मुजीबुर्रहमान के दल का क्या नाम था, ठीक है। शेख मुजीबुर्रहमान के दल का क्या नाम था वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिए। 22वां क्वेश्चन क्या था कि पंचशील की स्थापना कब की गई। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है उसको समझते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है तो वो कौन सा है ये आप तैयार करोगे कि देश में आपातकाल की घोषणा कब की गई, इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर में देखना, रखा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देश में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसी के साथ देख सकते हो 25वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है
कि चिपको आंदोलन क्या था। ठीक है, चिपको आंदोलन क्या है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन क्या है। ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको जितने भी प्रश्न बताए गए तो सारे ही आपको अतलग उत्तरीय प्रश्न एक वीडियो में मिल गए। इसी तरह से और भी जो आपकी जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इन सारे प्रश्नों को आप उतार लीजिए एक बार। अब देखिए जैसे अगर आपने नहीं लिखे हैं पहले से, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। देखिए अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इतने का पहले आप ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 तक स्क्रीनशॉट ले सकती हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर एंड तक जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अगर सच में आपको नागरिक शास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे विद आंसर। ठीक है, साथ ही में आपको इसका उत्तर भी बताया जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आए तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरह से किसी और सब्जेक्ट के भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नागरिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो पहला प्रश्न है क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिला है कि 1978 ईस्वी में चीन द्वारा मुक्त द्वार की नीति का परिचय दीजिए। ठीक है, प्रश्न हमें इस तरह से दिया गया है कि 1978 ईस्वी में चीन द्वारा मुक्त द्वार की नीति का परिचय दीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से समझ लीजिए। तो देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि 1978 ईस्वी के दिसंबर में देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर यानी मुक्त द्वार, ठीक है, ओपन डोर यानी मुक्त द्वार की नीति चलाई। इसके बाद आपको लिखना है कि इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ठीक है, फिर देखिए इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि यह तस्वीर चीन में विकास की तेजी से बदलती प्रवृत्तियों का पता देती है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, अगर देखिए जैसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है साथ ही साथ तो वो भी यहाँ पर आप ले सकते हो। ओके, तो हमारा जो प्रश्न है वो क्या दिया गया था, क्वेश्चन हमें मिला था कि 1978 ईस्वी में चीन द्वारा मुक्त द्वार की नीति का परिचय दीजिए। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि 1978 ईस्वी के दिसंबर में देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर यानी मुक्त द्वार की नीति चलाई। इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। इसके बाद आप लिखोगे कि यह तस्वीर चीन में विकास की तेजी से बदलती प्रवृत्तियों का पता देती है। ठीक है, तो जो आपका प्रश्न था इसका जो आंसर है वो आप इस तरह से लिख कर आओगे। समझ आ गया। अब देखिए इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया फटाफट से उसको भी पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमें मिला है कि विदेश नीति के लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। तो विदेश नीति के जो लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं उनका हमें यहाँ पर वर्णन करना है। तो देखिए किस तरह से करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको इस तरह से लिखना है कि विदेश नीति के मुख्यतः 2 लक्ष्य हैं। विदेश नीति के लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप इस तरह से लिखोगे कि विदेश नीति के मुख्यतः 2 लक्ष्य हैं। कौन कौन से, राष्ट्रीय हित, इसके बाद दूसरा क्या है उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए जो राष्ट्रीय हित है वो क्या है। ठीक है, तो विदेश नीति के कौन कौन से लक्ष्य हैं, 2 लक्ष्य हैं। पहला क्या है, राष्ट्रीय हित। तो राष्ट्रीय हित क्या है, देखिए राष्ट्रीय हितों में आर्थिक क्षेत्र में
राष्ट्रीय विकास, राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा आदि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो विदेश नीति के लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। तो विदेश नीति के मुख्यतः 2 लक्ष्य होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है राष्ट्रीय हित। हेडिंग डालने के बाद फिर इसमें आप इस तरह से लिखोगे कि राष्ट्रीय हितों में आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास, राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा आदि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड है वो क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो सेकंड यहाँ पर दिया गया है, देखिए नेक्स्ट आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे विश्व समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है, तो विश्व समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण में आपको लिखना है कि इनमें प्रमुख रूप से विश्व शांत राज्यों का आर्थिक विकास, मानवाधिकार आदि शामिल है। तो फर्स्ट क्या था? राष्ट्रीय हित, एंड दूसरा हो जाएगा विश्व समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण। और इसमें आपको लिखना क्या है? आप लिखोगे कि इनमें प्रमुख रूप से विश्व शांत राज्यों का आर्थिक विकास, मानवाधिकार शामिल है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकती हो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। और ये जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एकदम सही ढंग से आप इस प्रश्न के आंसर को तैयार कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या मिला है? क्वेश्चन नंबर जो 3 है तो वो दिया गया है कि शीत युद्ध क्या है। ठीक है, शीत युद्ध क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए इस तरह से आप लिख कर आओगे कि शीत युद्ध हथियार विहीन युद्ध है। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध हथियार विहीन युद्ध है। एंड देखिए इतना लिखने के बाद, शीत युद्ध हथियार विहीन युद्ध है, इतना लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे कि जब 2 देश आपस में वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर लेते हैं तो इसे शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है, किस तरह से लिखना है कि शीत युद्ध हथियार विहीन युद्ध है जब 2 देश आपस में वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर लेते हैं तो इसे शीत युद्ध कहा जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि भारत ने सदैव शीत युद्ध की निंदा की तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग का समर्थन किया। इसके बाद आप लिखोगे कि धीरे धीरे इस नीति के, देखिए धीरे धीरे इस नीति के, फिर आपको इस तरह से लिखना है, देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि धीरे धीरे इस नीति के निहितार्थ स्पष्ट हुए। इस युद्ध में सीमा पर जवानों को गोली चलानी पड़ती, बल्कि इसमें 2 देशों के बीच आपसी खींचातानी संचार के माध्यम से होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम शीत युद्ध। अच्छे से समझ आ गया शीत युद्ध हम किसे कहेंगे? अगर यहाँ पर आपको जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप साथ ही साथ नहीं लिख रहे हो तो इसका यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो। ठीक है, इसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो जो अगला प्रश्न है आप देख सकते हो कि पंचशील संधि के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, पंचशील संधि के 5 जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए आप किसी भी प्रश्न का आंसर लिखो तो आप हेडिंग डाल के ही लिखोगे। अगर बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आस्क किया जाता है, ये जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आपका आस्क किया गया कि पंचशील संधि के 5 सिद्धांत लिखो, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक हेडिंग डालोगे, बीच में पंचशील संधि के 5 सिद्धांत, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है, आप लिखोगे, पहला यहाँ पर लिखोगे कि एक दूसरे की संप्रभुता व प्रादेशिक अखंडता का आदर करना। ठीक है, फर्स्ट आपको ये लिखना है। अब इसके बाद सेकंड में आप क्या लिखोगे उसको भी देखते हैं। देखिए तो फर्स्ट आपने क्या देखा, एक दूसरे की संप्रभुता व प्रादेशिक अखंडता का आदर करना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड आपको लिखना है कि आक्रमण ना करना। क्वेश्चन हमारा क्या था कि पंचशील संधि के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो पहला हम देख चुके हैं। दूसरा लिखेंगे आक्रमण ना करना। इसके बाद
थर्ड नंबर पर हमें लिखना है कि एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे, देखिए इसके बाद अगला यहाँ पर आपको क्या लिखना है उसको समझ लीजिए। तो नेक्स्ट आपको लिखना है कि समानता और परस्पर लाभ, ठीक है। एंड इसके बाद आप लिखोगे शांतिपूर्ण से अस्तित्व। ओके, तो यहाँ पर 5 सिद्धांत पूछे गए थे, तो आप इस तरह से लिख कर आओगे। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है तो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको भी आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। अब चलिए फटाफट से पढ़ लीजिए जो आपका क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो देखिए प्रश्न हमें यहाँ पर मिला है, क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि 1960 के दशक में किस संकट को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया है। आप पेपर उठाकर देखना और मॉडल पेपर में भी देखना, कई बार ये प्रश्न रखा गया है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, 1960 के दशक में किस संकट को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया है। तो देखिए इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी, ठीक है। सबसे पहले आप इस तरह से लिखोगे कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। ओके, इतना लिखने के बाद फिर आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना है। देखिए इसके बाद आप इस तरह से लिखोगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे, ठीक है। एंड देखिए इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे, देखिए लेकिन वो इस बात को लेकर दृढ़ थे। इसके बाद आपको लिखना है कि मुझे क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरह जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था, प्रश्न था कि 1960 के दशक में किस संकट को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम इस तरह से लिख कर आएंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप ले सकते हो। ओके, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमें मिला है कि निषेधाधिकार से क्या आशय है। तो निषेधाधिकार क्या है उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप जैसे इसका आंसर लिखते हो क्वेश्चन नंबर डालकर, सबसे पहले हेडिंग डालोगे निषेधाधिकार, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद आप इस तरह से लिखोगे कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य। ओके, अब देखिए इतना लिखने के बाद फिर आप इस तरह से लिखोगे कि प्रक्रिया संबंधी विषयों पर कोई निर्णय तभी लिया जाएगा जब 15 से 9 सदस्यों के सकारात्मक मत होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सकारात्मक मत होंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है, देखिए सकारात्मक मत होंगे, पहले इतना आप लिख लोगे। इसके बाद आपको लिखना है परंतु अन्य महत्वपूर्ण मामलों में जिनसे आर्थिक या सैनिक कार्यवाही शामिल है किसी निर्णय के लिए 5 स्थायी सदस्यों का मत भी अनिवार्य। यहाँ पर आप सैनिक लिख लेंगे, ठीक है। कार्यवाही शामिल है किसी निर्णय के लिए 5 स्थायी सदस्यों का मत भी अनिवार्य है। इसी को हम नेशाधिकार कहा जाता है या फिर इसी को हम नेशाधिकार कहते हैं, ठीक है। तो नेशाधिकार क्या है, आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है उसका जो आंसर है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पर जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है तो वो क्या है उसको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आसियान के 10 सदस्य देशों के नाम बताइए। और आसियान क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो आसियान के 10 सदस्य देशों के नाम बताइए। तो देखिए वो कौन कौन से 10 सदस्य हैं, फटाफट से देख लीजिए। पहला है इंडोनेशिया एंड दूसरे नंबर पर रखा है मलेशिया, तीसरा है फिलीपींस एंड चौथा है सिंगापुर, पांचवा है थाईलैंड एंड छठा यहाँ पर दिया गया कि दारू इस्लाम। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है वियतनाम, इसके बाद 8 नंबर पर है लाओस एंड 9 नंबर पर यहाँ पर दिया गया है म्यांमार एंड 10 नंबर पर है कंबोडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि आसियान के 10 सदस्य देशों के नाम बताइए। तो वो यहाँ पर आपने देख लिए, ये हो जाएंगे 10 नाम। ठीक है, अब देखिए अगर जैसे आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो जैसे इस क्वेश्चन का निषेधाधिकार क्या है, इसका लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, एंड इसके बाद देखिए जिसका भी आपको लेना हो तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब गाइस इसी तरह से अगर किसी भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।